हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री कोचिंग क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का अध्याय 12, जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। पिछली वीडियो में हमने कार्बोनिल अभिक्रियाओं की अभिक्रियाओं को जाना था। आज इस वीडियो में हम बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को करवाने वाले हैं, जिसमें से आपकी कैनिजारो अभिक्रिया, एल्डोल संघनन अभिक्रिया और क्लीमेंसन और वुल्फ किर्शनर अभिक्रियाएँ को बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, और बहुत पहले इस मीरवेन पॉन्डार्क वर्ली अपचयन को भी पूछा जा चुका है। तो चलिए हम एक एक करके सभी अभिक्रियाओं को समझते हैं। पेन कॉपी लेकर बैठें और अच्छे से 2-3 बार रिपीट कर करके आप इनको समझें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली अभिक्रिया हमारी कैनिजारो अभिक्रिया। तो इसमें कथन पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि जब अल्फ़ा हाइड्रोजन रहित, अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है। तो जब अल्फ़ा हाइड्रोजन रहित या हीन भी कह सकते हैं, जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन ना हो, ऐसे एल्डिहाइड, और ऐसे एल्डिहाइड कौन कौन है आपका यहाँ पर एक फार्मेल्डिहाइड ले सकते हैं, हम बेंजल्डिहाइड ले सकते हैं, को 45% NaOH के साथ 45% NaOH आप लेंगे। 45% NaOH का मतलब इसमें ये हुआ कि आपका 45% रहेगा NaOH, बाकी इसमें आपका अदर चीज़ यानी कि जल वगैरह भी हो सकता है। इनके साथ जब हम गर्म करते हैं तो एल्कोहल और अम्ल का लवण बनता है। इस अभिक्रिया को हम कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। तो इसकी खास बात यह है, विकल्प में ये भी पूछ सकते हैं कभी कंपटीशन एग्जाम में कि कैनिजारो अभिक्रिया कौन सा एल्डिहाइड नहीं देता। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड जो है कैनिजारो अभिक्रिया जो है देते हैं, और जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है वो नहीं देते। ठीक है, अल्फ़ा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड क्या करना है, अभिक्रिया दे रहे हैं। अब अल्फ़ा हाइड्रोजन को समझिए क्या होता है। देखिए, जैसे कि ये कार्बन है, ये इसको हम कहें ये CH जुड़ा है और यहाँ पर एक H और इससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बन है, इसलिए इसमें अल्फ़ा कार्बन है ही नहीं। ठीक है, ये कोई कार्बन नहीं कहेंगे। अगर ऐसा होता, जैसे मान लीजिए एसिटाल्डिहाइड का उदाहरण लेकर समझें, CH3CHO। अब आप यहाँ देखिए, ये जो इधर पे हम इसको अच्छे से लिख दें आपको, ये आपका हो गया CH3CHO और ये हो गया आपका HCHO। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो CHO समूह जो एल्डिहाइड है वो आपका इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो जो एल्डिहाइड जब जिस कार्बन से जुड़ा है, ये है आपका मुख्य समूह CHO। मुख्य समूह जिस कार्बन से जुड़ा रहता है उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन। यहाँ पर जो CHO है, इस CHO जो है हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर कोई कार्बन नहीं है, इसलिए इसमें कोई भी अल्फ़ा कार्बन नहीं है, और अल्फ़ा कार्बन ना होने के कारण इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन भी नहीं है। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन जिनमें नहीं होता है वही कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फार्मेल्डिहाइड में भी क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। और इसके अलावा बेंजल्डिहाइड में भी दे सकते हैं। बेंजल्डिहाइड की आप संरचना के रूप में ऐसे इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपका जो CHO है वो डायरेक्ट जो है यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ है आपका रिंग से। ठीक है, और इसलिए यहाँ पर भी हम क्या कहेंगे, इसको अल्फ़ा हाइड्रोजन इसमें भी नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी जो है इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ये दोनों ही एल्डिहाइड आप उदाहरण के रूप में ले लें। अब यहाँ पर देखिए अभिक्रिया कैसे हुई, 45%। यहाँ पर कंडीशन कभी कभी लिख के दे देते हैं, या तीर के ऊपर आपको नीचे भी लिख सकते हैं 45% NaOH के साथ। ठीक है, अब ये प्रश्न को कथन के रूप में ऐसा ही पूछ लेते हैं कि क्या होता है जब फार्मेल्डिहाइड को 45% NaOH के साथ गर्म करते हैं, या क्या होता है जब बेंजल्डिहाइड को 45% NaOH के साथ गर्म करते हैं। ऐसा भी ये प्रश्न बन जाता है, तो आपको अभिक्रिया करवाना आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमें इसके क्या करना है, 2 अणु लेना है। फार्मेल्डिहाइड के 2 अणु लो या फिर बेंजल्डिहाइड के आप 2 अणु ले लो इनमें से। और NaOH की क्रिया जब हम करवाएंगे, दोनों NaOH आपको एक ही बार लेना है। जैसे हम इनकी अभिक्रिया करवाते हैं तो अब होगा क्या यहाँ पर, तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा कि आपको यहाँ से याद रखना है कि ये जो CH3 है वो कैसे बनेगा। तो CH3 आपका यहाँ से 2 हाइड्रोजन आपको कार्बन यहाँ दिख रहा है तो हो जाएगा CH2। एक हाइड्रोजन यहाँ से ले लेंगे हम तो बन जाएगा CH3। और OH आप चाहें तो ये वाला OH आप यहाँ से ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा CH3OH। तो एक अणु बन जाएगा इसका मैथिल अल्कोहल में। अब बचता हमारे पास क्या क्या, आपके पास अब बचता है यहाँ से इस इतना भाग CHO
O और एक OE, तो CH बचा और Na बचा। तो इसको हम सिस्टमेटिक लिखेंगे तो HCOO लिख सकते हैं, जो कि एक सोडियम फॉर्मेट है। सोडियम फॉर्मेट एक लवण है, इसलिए इसमें बोला था कि अम्ल का लवण बनता है, क्योंकि फार्मिक अम्ल से ही ये जो है सोडियम फॉर्मेट बना है, इसलिए अम्ल का लवण इसको बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप बेंजल्डिहाइड वाला भी देख सकते हैं इसमें। ठीक, यहाँ पर भी आपको याद रखना है कि अगर हम C6H5 के साथ में डायरेक्ट OH जोड़ते हैं तो वो फिनोल बन जाता है। हमें बनाना है एल्कोहल, तो बेंजिल एल्कोहल कैसे बनेगा, तो पहले आपको याद रखना है कि C6H5 के साथ में पहले बेंजीन रिंग से जुड़ेगा CH2 और उससे जुड़ेगा आपका OH, तो ये बन जाएगा बेंजिल एल्कोहल। तो ये कैसे बनेगा, तो वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। C6H5CH तो यहाँ मिल जाएगा और एक हाइड्रोजन आप जो यहाँ से ले सकते हैं यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका, ये वाला हाइड्रोजन आप यहाँ जोड़ लें तो हो जाएगा C6H5CH2 और OH आप NaOH से ले लें तो बच जाएगा यहाँ पर आपका C6H5CH2OH। अब आपके पास C6H5 एक ये बचा है और यहाँ पर C बचा, O बचा और Na बचा है और एक आपके पास ऑक्सीजन यहाँ पर भी बचा हुआ है। तो C6H5COO यहाँ पर बचा, जहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा था यहाँ पर C6H5 जोड़ना है, बाकी सब सेम है। ठीक, यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ा था और COO लिखा था, यहाँ पे C6H5 लिखा और COO लिखा। तो इस प्रकार से यह अभिक्रिया हमारी पूरी हो जाती है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें हैं तो। इसके बाद हमारी नेक्स्ट अभिक्रिया आती है एल्डोल संघनन अभिक्रिया। एल्डोल संघनन अभिक्रिया में क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन युक्त, इसमें देखिए इसमें लिखा है अल्फ़ा हाइड्रोजन युक्त, उसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन विहीन था, रहित था, इसमें क्या है अल्फ़ा हाइड्रोजन युक्त, इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए। कार्बोनल यौगिक के 2 या 2 से अधिक अणु, इसमें 2 या 2 से अधिक अणु होंगे तनु क्षार की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, तनु क्षार की उपस्थिति में। क्षार जो लेंगे आप NaOH ले सकते हैं, KOH ले सकते हैं, ये आपके सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाले क्षार हैं। उपस्थिति में जब आपस में जुड़कर एक ऐसा यौगिक बनाते हैं जिसमें एल्डिहाइड एवं एल्डिहाइड और एल्कोहल, या फिर कीटोन और एल्कोहल, मतलब एल्कोहल कॉमन रहेगा, बाकी आपका एक जगह एल्डिहाइड रहेगा तो एक जगह कीटोन रह सकता है, दोनों के गुण होते हैं, तब यह यौगिक एल्डोल कहलाता है और इस अभिक्रिया को हम एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ से समझ लीजिए कि अल्फ़ा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक जो हैं, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि CH3CHO जो है एक अल्फ़ा हाइड्रोजन युक्त जो है यौगिक है, एल्डिहाइड है। तो ऐसे यौगिक को हम जब 2 अणुओं को लेंगे तो दोनों अणु इस पर जुड़ जाएंगे और जुड़कर एक ऐसा यौगिक बनाएंगे जिसमें एल्डिहाइड और एल्कोहल के गुण होंगे, या फिर कीटोन और एल्कोहल के गुण होंगे। तो यहाँ बदल क्या रहा है, एल्डिहाइड और एल्कोहल बदल रहा है, बाकी आपके जो कीटोन यहाँ पर जो एल्कोहल है वो दोनों में कॉमन है, एल्कोहल दोनों में क्या है कॉमन है, सिर्फ बदला क्या है एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक, तो ये आपकी मेन परिभाषा है। जो यौगिक बनता है इस प्रकार का उसे हम कहते हैं एल्डोल और इस अभिक्रिया को हम एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। संघनन जिनमें भी आ जाता है नाम में, वो उसमें 2 अणु जुड़ते हैं और वो छोटे अणु बाहर निकल जाते हैं, जल के अणु या नहीं भी निकलते हैं तो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। देखिए कैसे, तो यहाँ पर हमने एसेटल्डिहाइड के एक अणु को इस प्रकार से लिखा CH3CHO, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो अणु है ये CH3CHO ही है। इसको भी हमने सुविधा के लिए कि आपको समझा सकें ये ऐसा लिखा CH3CHO और इस वाले CH3CHO को हमने ऐसे लिख दिया। अब इसमें हो क्या रहा है वो देखिए, यहाँ पर CH3CH अपना जमकतम है, O भी जमकतम है जैसा था ऊपर, देखिए आप CH3CH और O भी ऊपर जमकतम है। अब होगा कि यहाँ से जो H है ये वाला, ये H आ जाएगा यहाँ पर, इसी वजह से हो जाएगा OH, तो ये OH हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, CO बचा और CH3 बचा, और आपको पता होना चाहिए कि CO हमेशा कहाँ रहता है, बीच में रहता है, बाकी अगल बगल में कहीं पर ही बंद बना के जुड़ जाएगा। तो इसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अच्छा एक चीज़ और, ये जो है यहाँ पर हुआ है क्या, इसमें CH2 बचा, यहाँ से सॉरी यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन ना आके, एक मिनट, यहाँ जो इतनी जमकतम उपयोग की आप लिखेंगे और यहाँ से एक हाइड्रोजन को यहाँ कर देंगे इस जगह पर, CH3 का जो हाइड्रोजन है वो आ जाएगा ऑक्सीजन के बगल में, तो ये हो जाएगा OH, यहाँ बचेगा CH2 और ये CHO। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें एल्कोहल भी है और एल्डिहाइड भी है। ठीक है, अगर हम इस अभिक्रिया को, तो
यहाँ पर जो इसका जो नाम हो जाएगा एल्डोल बोलते हैं, एल्डोल यौगिक। बाकी इसका सही नाम अगर बोलें तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी कैसे आया? क्योंकि बीटा नंबर पर हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा है। बीटा हाइड्रोक्सी इसको क्यों बोल रहे हैं? देखिए यहाँ पर ये मुख्य समूह है CHO, ये जिस कार्बन से जुड़ा ये अल्फा हुआ, ये कार्बन जिससे जुड़ा वो बीटा हुआ, तो ये बीटा का कार्बन, और ये कार्बन जिससे जुड़ा है वो अल्फा बीटा, ये गामा हो जाएगा। इस प्रकार से 3 कार्बन यहाँ तक चलते रहते हैं। तो बीटा नंबर पर OH जो जुड़ा है और OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सी IUPAC नाम में, तो इसका नाम हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है। अब यदि यही है अभिक्रिया एसिड कीटोन के अणुओं को लेकर करवाएं तो इसमें एल्कोहल और कीटोन के गुण आ जाएंगे। देखिए ये अभिक्रिया करवाई और यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा OH, तो ये आपको दिख रहा होगा OH। बाकी सेम अभिक्रिया जैम को जोड़ दिया, इनमें कुछ भी चेंज नहीं किया। ये CH3 यहाँ बीच में नहीं आएगा, इसलिए इसको नीचे जो कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसको हमने CH3 को नीचे की तरफ लिख दिया है, CH3 को, तो ये हो जाएगा CH3 और कार्बन अपना है OH ऊपर बनी गया है। बचा यहाँ पर CH2, ये वाला भाग है क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ पहुँच गया, तो ये CH2 बचा, और यहाँ पे COCH3 आपका था, तो ये जंग आपका यहाँ जुड़ा गया है। तो इसमें कीटोन और एल्कोहल के गुण हैं, और ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन कहलाएगा। तो ये अभिक्रिया थी आपकी एल्डोल संघनन अभिक्रिया। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया, जिसका नाम है क्लीमेंसन अपचयन, और यह अभिक्रिया अभी हाल ही में आई थी, और यह अभिक्रिया अभी आ चुकी है। जैसा कि इसके नाम से समझ में आ रहा है, ये तो नाम के साइंटिस्ट के आधारों पर रखते हैं। बाकी ये अपचयन अभिक्रिया है एक तरह से। तो अपचयन में आपको पता है कि हाइड्रोजन जुड़ता है। तो कार्बोनिल यौगिकों का जब जिंक अमलगम शब्द से याद रखना आप कि जब भी अमलगम आ जाए तो इसका मतलब ये समझ लेना कि उसमें एक तत्व आपका एक जो यौगिक है वो मरकरी जरूर होगा, और ये जिंक अमलगम है, इसलिए जिंक और मरकरी का जो है मिक्सचर है, इसलिए इसको बोलना है जिंक अमलगम। द्वारा अपचयन करवाने पर कार्बोनिल समूह मैथिलीन समूह में अपचयित हो जाता है, मतलब जो कार्बोनिल समूह है वो मैथिलीन समूह में बदल जाता है और एल्केन बनता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो सिंपली ये अभिक्रिया बहुत ही ईजी है। देखिए कार्बोनिल यौगिक आपने ये लिखा, ये यहाँ पे 2 बंद हैं, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है, 4 हाइड्रोजन यहाँ पर क्यों लिए वो देखिए। तो जैसे ही 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ेंगे आपके, कहाँ जुड़ जाएंगे? हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ेंगे तो हो जाएगा CH2। अब ये ऑक्सीजन आपको निकालना है, तो 4 हाइड्रोजन इसीलिए लिए थे क्योंकि 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके जल बन के बाहर निकल जाएँ। तो ये बचा आपका CH2, इसको हम बोलते हैं मैथिलीन समूह। अब ये समूह, अब अगर यहाँ पर हम कोई समूह ले लेते, यहाँ पे CH3 तो ये एक तरह का एल्केन बन जाता। ठीक है, 2 कार्बन अगर यहाँ पे जुड़ जाते तो ये एक तरह से 1 2 3 कार्बन की वजह से इसको हम प्रोपेन बोलते हैं, इसलिए इसको बोला है कि एल्केन बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अभिक्रिया हमारी क्लीमेंसन अपचयन होती है। और इसके बाद हम आते हैं हमारी नेक्स्ट अभिक्रिया वुल्फ-किस्नर अभिक्रिया। और वुल्फ-किस्नर अभिक्रिया में भी ये एक तरह की अपचयन अभिक्रिया है, इसमें भी यही करना है। देखिए इसमें बस आपका अभिकर्म बदल जाएगा, किसकी क्रिया करवाएंगे? तो कार्बोनिल यौगिकों की हाइड्राजीन के साथ, हाइड्राजीन का सूत्र याद रखें, पिछली वीडियो में भी हमने इसको पढ़ाया था। तो NH2 इसका सूत्र होता है। के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो पहले हाइड्रोजन यौगिक बनता है, हाइड्रोजन यौगिक ये है आपका यहाँ पर, और जिसकी तृतीयक पोटेशियम ब्यूटॉक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो एल्केन बनता है। तृतीयक जो है टर्सरी बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे T संकेत का उपयोग करेंगे। और ब्यूटॉक्साइड क्यों? क्योंकि ब्यूटेन है इसलिए C4H10, और ऑक्साइड पोटेशियम ब्यूटॉक्साइड बोल रहे हैं इसलिए पोटेशियम भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा। पोटेशियम इसलिए क्योंकि पोटेशियम है, ऑक्साइड इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन भी है, तो ब्यूटॉक्साइड, ये पूरा इस प्रकार से बन जाता है, इसका सूत्र है। अभिक्रिया करवाते तो इसमें भी एल्केन बनता है, और इस अभिक्रिया को वुल्फ-किस्नर अभिक्रिया कहते हैं। देखिए सबसे पहले NH2 की क्रिया जैसे ही हुई तो यहाँ से जल का अणु बाहर निकला, और कैसे निकला? तो यहाँ से आपको ये वाला जो भाग इतना जल बन के निकल जाएगा, बचेगा आपका NNH2। तो आपका NNH2 जब कहते हैं कार्बन से जुड़ जाएगा, और ये इस प्रकार से जुड़ गया। अब इसके बाद हमने यहाँ पे इसकी अभिक्रिया करवाई तो आपका ये क्या बन जाता है? यहाँ पर ये बन जाता है आपका एल्केन, और जो आपका नाइट्रोजन थे दोनों ये N2 के रूप में बाहर निकल गए, ये हाइड्रोजन जो थे दोनों यहाँ पर जुड़ गए, और इस प्रकार से बन गया आपका एल्केन। तो ये थी आपकी वुल्फ-किस्नर अभिक्रिया। इसके बाद हमारी नेक्स्ट अभिक्रिया और अंतिम अभिक्रिया आती है मीरबैन-पॉन्डार्क-वर्ली अपचयन अभिक्रिया। ठीक है,
आप नाम से ना डालें, बहुत ही सिंपल अभिक्रिया है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। तो ये अभिक्रिया जो कीटोन वाली है, कीटोन का जब एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड द्वारा, ये एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड आप यहाँ पर पूरा लिख लें चाहें तो, कि इस द्वारा जो अपचयन करवाते हैं, इसके द्वारा अपचयन होता है, मतलब हाइड्रोजन जुड़ता है, द्वितीयक अल्कोहल बनता है। इस अभिक्रिया को मीरवेन पुनराग बरली अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो कुछ भी नहीं किया इसमें, उस हाइड्रोजन को जोड़ दिया है। तो यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ पर जुड़ जाएगा, और एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा। इस प्रकार से एक कार्बन से जुड़ेगा एक, और एक ऑक्सीजन से, तो यहाँ पर बन जाएगा RCH R और OH। इसको हम बोलते हैं द्वितीयक अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल भी हम आपको बता चुके हैं सूत्र, R2CHOH, आपको इस सूत्र हमने इसका आपको बताया हुआ था। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये थी आपकी मीरवेन पुनराग बरली अपचयन अभिक्रिया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने साथियों को भेजें और तैयारी करते रहें। आपको इससे नॉलेज होगा। आप ये ना सोचें कि आपको जनरल प्रमोशन मिलेगा, है ना। जनरल प्रमोशन भले ही मिल जाए, लेकिन आपको नॉलेज होना भी ज़रूरी है। इसलिए आप अच्छे से समझें, पढ़ें और नोट्स बनाते चलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।